Hello everyone and welcome back to my channel. Let's start with our today's video. Today we are going to cover an important topic, that is the fundamental principles of managerial economics. As we all can see that this is an important topic from unit 1. So we can find important questions in our unit 1 from this particular syllabus. So let's start with our today's topic. Starting with its basic introduction, I would like to focus on the basic term of principles. प्रिंसिपल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? दीज आर जस्ट इन गाइडलाइंस दैट गाइड द वे ऑफ परसुइंग अ टास्क. दैट मीन्स कि प्रिंसिपल्स एक ब्लूप्रिंट होता है, एक गाइड होता है, एक स्टेप सेट पाथ होता है जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर काम को हमें कैसे करना चाहिए, और अगर इस स्टेप्स को फॉलो किया, इस रूल को हमने फॉलो किया, तो वी कैन रीच आवर आउटकम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. तो ये चीज़ हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल होती है. अब होता क्या है एक्चुअली में, वी नीड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट वाइल यूजिंग द इकोनॉमिक्स. यही तो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनेजमेंट, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कह सकते हैं. सो देयर आर बेसिकली 6 प्रॉब्लम्स और प्रिंसिपल्स विद दिस रेफरेंस. तो अगर हम इस रेफरेंस में बात करें तो हमारे पास टोटल कितने प्रिंसिपल्स होते हैं? वी हैव द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन, वी कैन सी दैट टोटल दीज आर द 6 principles of managerial economics. The first is the incremental principle. The second is the time perspective. Third is opportunity cost. Then the discounting concept. Then the next point is equimarginal concept, and the last one is the risk and certainty concept. So let's start with the first principle. And the first principle says that the incremental concept is probably the most important concept in economics, and is certainly the most frequently used in managerial economics. Incremental concept is closely related to the managerial cost and managerial revenue of economic theory. अगर सिंपल लैंग्वेज में से बात करें तो इंक्रीमेंटल का मतलब होता है चेंज. यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है? चेंज. तो यानी कि इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट वो पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंड करता है? मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर और मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर. आपको एक सिंपल सा टर्म समझाने के लिए मैं बता दूं कि हाँ, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है. लेट अस से कि मैंने एक टी शर्ट खरीदी 500 रुपीज़ की और 2 टी शर्ट्स मैंने परचेज की, तो मुझे कितने की पड़ी? लेट अस से 900 रुपीज़ की. ऑन एन एवरेज हम आप क्या कहेंगे भाई, एक टी शर्ट एवरेज कितने की पड़ी? 450 रुपीज़ की. बट अगर हम ऐसे बात किया जाए कि इन द सेंस ऑफ मार्जिनल सेंस में, तो यानी फर्स्ट टी शर्ट कॉस्ट में 500, whereas सेकेंड हैंडेड कॉस्ट में हाउ मच? 400 रुपीज़. तो एक एडिशनल टी शर्ट के इंक्रीज होने से मुझे एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा? 400 रुपीज़. एंड दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट. वो हमारी क्या होगी? मार्जिनल. क्योंकि एक एडिशनल यूनिट के इंक्रीज होने से कॉस्ट में जो भी चेंज आता है वो हमारा क्या बन जाता है? मार्जिनल कॉस्ट बन जाता है. Then it says that the two major concepts in this analysis are incremental cost and incremental revenue. Incremental cost denotes the change in total cost, whereas incremental revenue means change in total revenue resulting from the decision of the firm. यानी फर्म अगर कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है जिससे वो डिसाइड करना चाह रही है क्या हम इस प्रोजेक्ट में काम करें या ना करें, वेदर इट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट होगा, तो ऐसे केस में हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू यानी टोटल रेवेन्यू में हमारा कितना चेंज आ रहा है या फिर हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, ताकि उससे हम सही सही डिसीजन क्या कर सके, ले सके. सो इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आप एक चीज़ कहिए, यहाँ पे इसको ब्रीफ किया गया है या जस्ट कर दिया गया. दैट मीन्स इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल सिर्फ ये कहता है कि कोई भी डिसीजन प्रॉफिटेबल सिचुएशन में तब माना जाएगा जब वो ये 4 कंडीशन को क्या कर दे? फुलफिल. यानी कि इन चारों में कोई भी कंडीशन क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल बोला जाएगा. फर्स्ट क्या हो जाएगा? इट इंक्रीजेस रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट. मान लेते हैं कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उससे आपकी रेवेन्यू क्या हो जाए? ज्यादा बढ़ जाए. लेट अस से रेवेन्यू आपकी इंक्रीज हो रही है 50% से, लेकिन कॉस्ट में सिर्फ इंक्रीज हो रहा है 30% का. देखा जाए प्रॉफिट है कि नहीं है भाई? अगर आपके सेल्स बढ़ गई 50% से लेकिन कॉस्ट सिर्फ 30% से बढ़ी, तो आपका 20% का मार्जिन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा. प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो गई आपके लिए. दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इट डिक्रीजेस सम कॉस्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दैन इट डिक्रीजेस अदर. अब मतलब क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट को है वो ज्यादा गिरा दे, लेकिन सेल्स की फिगर को या बाकी जो फिगर्स है उसको कम गिराए. से आपकी जो कॉस्ट थी वो लेटेस्ट से 50% से कम हो जाए, लेकिन आपकी सेल्स क्या होगी? उसकी वजह से 20% क्या हो जाए? कम हो जाए. तो भी आप देखोगे कि हाँ, सेल्स की वैल्यू कम गिरी है लेकिन कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा गिर गई है, तब भी आपका तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ, ये आपका एक थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट ला के देगा. Now the third point says that it increases some revenues more than it decreases other. रेवेन्यू में भले थोड़ा चीज चेंज आ जाए और कॉस्ट में क्या हो जाए? थोड़ा सा
कम हो जाए तो हाँ ये भी हमारा प्रॉफिट स्ट्रीम। सेल्स आपकी 10% से इंक्रीज हो जाए और कॉस्ट आपकी 5% से कम हो जाए तो देखा जाए एक तरीके 15% कम आ जाए। एक तो आपकी सेल्स 10% ऊपर गई और कॉस्ट 5% नीचे आई तो दोनों के बीच का जो प्रॉफिट होता है तो यानी टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है 15% का आपका क्या हो गया प्रॉफिट आ गया, एग्जाम्पल तौर पर समझाने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट इट रिड्यूसेस कॉस्ट मोर देन रेवेन्यू, कॉस्ट को ज्यादा कम कर दे लेकिन रेवेन्यू पे इंपैक्ट क्या आ जाए कम आ जाए तो भी हमारा क्या माना जाता है एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन मानी जाती है। तो इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये चारों केस में कुछ भी केस होता है तो हमें उस डिसीजन को क्या कर लेना चाहिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और आपको ये पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए आई हैव टेकन जस्ट एन एग्जांपल व्हिच सेज दैट कि एक बिजनेसमैन है, उसके पास एक नया ऑर्डर आता है जिसका रेवेन्यू कितने ला के दे रहा है 10,000 रुपीज के लिए। उसमें उसका जो लेबर कॉस्ट होगा वो 3,000 का होगा, मटेरियल 4,000 का होगा और ओवरहेड चार्जेस कितने हो गए 3,600। यानी कि वो बिजनेसमैन पहले से ही बिजनेस कर रहा था, उसने एक ऑप्शन आया कि 10,000 की सेल्स आएगी लेकिन उस सेल्स में 3,000 का लेबर होगा, 4,000 की मटेरियल होगी और 3,600 रुपए के ओवरहेड यानी कि नॉर्मल एक्सपेंसेस मान लिया जाए, ये टोटल मिला के खर्चा होगा। और साथ ही साथ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी हमारे कितने के होंगे 1,400 रुपए के, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट कितने रुपए की बन जाएगी 12,000 रुपीज की। अब हम आप क्या सोचेंगे भाई सिंपल सा फैक्ट है, पैसा आ रहा है सिर्फ 10,000 रुपए और खर्चा हो जा रहा है 12,000 रुपए तो नुकसान है, हम इस इन्वेस्टमेंट को नहीं करेंगे, ये तो नुकसान ला के दे रहा है 2,000 रुपए का। लेकिन अब इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव लाते हैं यानी इंक्रीमेंटल वाला कॉन्सेप्ट डालते हैं। क्योंकि एक फर्म पहले से ही बिजनेस कर रही है तो हम ये मान लेते हैं कुछ चीज़ों में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि इफ ऑर्डर एड्स ओनली 1,000 टू ओवरहेड चार्जेस, हम ये मानते हैं जो नया ऑर्डर आ रहा है क्योंकि हम पहले से बिजनेस कर रहे थे तो एडिशनल ऑर्डर को फुलफिल करने के मुझे थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, वो खर्चा सिर्फ कितने का हुआ 1,000 रुपए का मान लेते हैं, ओवरहेड चार्जेस में इंक्रीज है। लेबर सिर्फ 2,000 रुपए के एडिशनल यूज, क्योंकि पहले के जो थोड़े बहुत लेबर काम कर रहे थे हमने थोड़ा बहुत उनका टाइम इंक्रीज कर दिया और हमारा थोड़ा कम में काम चल गया, यानी मुझे एक्स्ट्रा सिर्फ कितने देने रुपए 2,000 रुपए देने पड़े। तो लेबर अब कम होकर के कितने का हो गया 2,000, क्योंकि मटेरियल तो कम हो ही नहीं सकता, उतने सामान चाहिए तो मटेरियल हमने क्या रखा 4,000 कांस्टेंट रख लिया। और ओवरहेड चार्जेस हमारे पास कितने हो गए 1,000 रुपए के, तो देखा जाए टोटल कॉस्ट में चेंज कितने का आया 7,000 रुपए का। अब आप कंपेयर करो, सेल्स तो आ रही है 10,000 की और कॉस्ट कितने में चेंज आया 7,000 रुपए का, तो अब आपका क्या हो गया भाई प्रॉफिट आ गया कितने रुपए का 3,000 रुपए का। तो यानी कि अब आपको क्या दिखेगा ज्यादा अच्छा सिचुएशन दिखेगी और आप उस ऑर्डर को क्या कर लोगे एक्सेप्ट कर लोगे। एक पॉइंट ये हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज व्हाट द इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट सेज दैट। आज हम बात करते हैं अब दूसरे कॉन्सेप्ट की, दैट इज द टाइम पर्सपेक्टिव। किसी भी बिजनेस में किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर बात करें टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे खासकर इकोनॉमिक्स रेफरेंस में बात करें, यहाँ पे दो टाइम पीरियड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हम मानते हैं कि हमारे पास टाइम कम होता है तो हम सब चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इतना टाइम कम होता है कि हम सिर्फ कुछ फैक्टर्स को हम वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं फिक्स होते हैं, हम चाह करके भी उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो वहां पे हमारे दोनों ही फैक्टर्स यानी सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मान चलते हैं, जब जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई शॉर्ट टर्म पीरियड था, टाइम कम था, तो अगर टाइम कम है मुझे घर बनाना है तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हम लेबर ही तो इंक्रीज कर सकते, हम लैंड नहीं बढ़ा सकते, हम एरिया नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से आपको जमीन मिलेगी नहीं कि हाँ आपने खरीद लिया वगैरह वगैरह। तो हमने क्या माना कि हाँ आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, लेबर को आपने क्या कर दिया चेंज कर दिया। लेकिन यही अगर मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए 4 साल 5 साल का, तो अब वो क्या हो गया लॉन्ग रन का पीरियड हो गया। अब आसानी से एक बड़ा घर बनाने के लिए आप लेबर को भी इंक्रीज कर सकते हो और चाहो तो लैंड को भी इंक्रीज कर सकते हो और कैपिटल को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो इट सिंपली सेज दैट कि हाँ शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स क्या हो जाते हैं फिक्स होते हैं और लॉन्ग रन में कुछ फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं वेरिएबल हो जाते हैं। एंड दैट व्हाट दिस पैराग्राफ सेज दैट we can see that in a short period a firm can change its output without changing its size. In the long period a firm can change its output by changing its size. In the short period the output of the industry is fixed because the firms cannot change their operations and they can carry only variable फैक्टर्स। अब वो किसको चेंज कर सकते हैं वेरिएट कर सकते हैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स। इन द लॉन्ग पीरियड द आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री इज लाइकली टू बी मोर बिकॉज द फर्म्स हैव इनफ टाइम टू इंक्रीज देयर साइज
एंड ऑल्सो यूज बोथ वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर्स। तो आप ये क्या कर सकते हैं, लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो टाइम पर्सपेक्टिव हमें ये सिखाता है कि जब भी हमें कोई मैनेजमेंट डिसीजन लेना होता है तो हमें अपने टाइम के फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए कि हाँ, शॉर्ट रन पे उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग रन में उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट्स ऑल व्हाट दिस प्रिंसिपल सेज दैट। मैं अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए आज मैं इस पार्ट को यहीं पे रोक दूंगा। मैं इसके आगे के प्रिंसिपल अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।